अदिति से उसके पिताजी कहते हैं कि वो राहुल को बुला ले ताकि उन दोनों को उस अनोखे शस्त्र तक कैसे पहुंचना है ये बता सके। और अदिति राहुल को कॉल करने के लिए फोन उठाती है। दूसरी ओर हॉस्टल में राहुल सुहास के फोन में से अदिति का वीडियो डिलीट कर चुका है और वो सुहास से बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है। अशोक चाय के बहाने से सुहास को कमरे से बाहर ले जाता है और राहुल को ऐसा लगता है जैसे वो बच गया है। लेकिन तभी राहुल का फोन बजता है और फोन की आवाज सुनकर अशोक और राहुल चौंक जाते हैं। फोन की आवाज सुनकर कमरे से थोड़ा दूर निकल गया सुहास भी कमरे की ओर पलटकर आता है। ऐसा लगता है जैसे राहुल आज रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी राहुल तुरंत फोन कट कर देता है। राहुल के फोन कट करते ही सुहास दरवाजे पर आकर अशोक से सवाल करता है, तुम्हें कुछ आवाज नहीं आई फोन बजने जैसी? जिस पर अशोक कहता है, नहीं भाई, मुझे लग रहा है तेरे कान बज रहे हैं। जब तेरा फोन तेरे हाथ में है, मेरा फोन मेरे साथ में है, तो फिर फोन की आवाज कहां से आएगी? यह सुनकर सुहास भी वहां से जाने लगता है और अंदर बेड के नीचे छुपा राहुल राहत की सांस लेता है। राहुल तुरंत बेड के नीचे से बाहर आता है और सुहास के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर मुड़ जाता है। राहुल अपने कमरे में पहुंचकर सबसे पहले अदिति को फोन लगाता है और कहता है, बोलो अदिति। अदिति थोड़ा गुस्सा होकर पूछती है, अरे फोन क्यों कट गया मेरा? राहुल उसे शांति से समझाते हुए कहता है, देखो अदिति, मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा था, तो तुम अब सवाल जवाब बंद करके सीधे मुद्दे पर आओ। अदिति कहती है, ओके। सुनो, पापा ने तुम्हें दोपहर में घर पे बुलाया। वो आज हमें उस अनोखे शस्त्र के बारे में बताएंगे और हमें किसी भी हालत में शाम तक उस शस्त्र तक पहुंचना होगा। अदिति के ये कहते ही राहुल उससे कहता है, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। जहां एक और राहुल और अदिति उस किताब के माध्यम से उस अनोखे शस्त्र तक पहुंचने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर रॉकी एक आदमी के साथ बैठा हुआ एक स्विमिंग पूल के पास। रॉकी उस आदमी को कुछ पैसे देता है और वहां से निकल जाता है। दोपहर का वक्त होता है और अदिति के घर की बेल बजती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने राहुल खड़ा है। अदिति उसे एक स्माइल देती है और राहुल घर के अंदर कदम रखता है। वो जाकर अदिति के पिता को नमस्ते करता है और अदिति के पिता कहते हैं, तुम दोनों जल्दी से यहां आ जाओ। अदिति और राहुल दोनों आते हैं और अदिति के पिता की बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। तभी अदिति के पिता सामने रखी उस किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। अदिति और राहुल घूर कर देखने लगते हैं कि वहां क्या लिखा है। पिताजी सामने लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। जादुई किताब, ये एक ऐसी किताब है जो मनुष्य को कुछ भी लाकर दे सकती है, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य हमेशा से चाहता है। एक तो वो ऐसा हथियार चाहता है जिससे वो किसी को भी खत्म कर सके, और दूसरा वो खुद को अमर करना चाहता है। लेकिन ये दोनों ही कार्य करने के लिए इस पुस्तक को अंत तक पढ़ना होगा। ये सुनते ही अदिति और राहुल के चेहरे का रंग बदल जाता है। अदिति तुरंत पिताजी से पूछती है, पापा, ये अमर होने का क्या चक्कर है? हम तो ऐसा कुछ नहीं चाहते। हमें तो सिर्फ वो अनोखा हथियार चाहिए जिससे हम रॉकी और उसकी गैंग को खत्म कर सके। अदिति के पिताजी तुरंत कहते हैं, देखो बेटा, ये अमर होने वाली बात को तुम भूल जाओ। मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता, लेकिन उस अनोखे शस्त्र के लिए हमें इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ना होगा। और ये कहते हुए वो किताब का पेज पलटते हैं। सामने लिखे शब्दों को राहुल पढ़ता है। अनोखा शस्त्र, जब आसमान काला होगा, रोशनी से विहीन होगा, सूरज भी अस्त होगा, तब उस विशेष पेड़ से कुछ पत्ते गिरेंगे। वो पत्ते ही दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र है। ये पढ़कर अदिति सवाल करती है, पापा, ये पत्ते कैसे शस्त्र हो सकते हैं? अदिति के पिता आगे का भाग पढ़ना शुरू करते हैं। दुनिया के हर जंगल में एक ऐसा पेड़ होता है जो अद्भुत होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हर इंसान उस पेड़ को नहीं देख सकता। उस पेड़ के पत्तों को पहले तो उस स्थान से लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ले आए तो किसी को भी मारना मुमकिन है। बस तुम्हें उस इंसान के रक्त की कुछ बूंदें इस पत्ते पर डालनी होगी। कुछ ही पल में उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राहुल और अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। तभी पिताजी कहते हैं, अब तुम दोनों पहली लाइन फिर से पढ़ो। राहुल पहली लाइन फिर से पढ़ता है। जब आसमान काला होगा, रोशनी से विहीन होगा, सूरज भी अस्त
तुरंत कहती है, सूरज भी अस्त होगा, मतलब शाम आना होगा हमें वो पता। अदिति के ये कहते ही राहुल भी तुरंत कहता है, और पहली लाइन कह रही है कि जब आसमान काला होगा, रोशनी से विहीन होगा। अदिति, आसमान रोशनी से विहीन रात के वक्त केवल तब होता है जब आसमान में चंद्रमा नहीं होता, और इस दिन को अमावस्या कहते हैं। राहुल के मुंह से ये सुनते ही अदिति के पिताजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों ने, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि आज अमावस्या का दिन है? पिताजी के मुंह से यह बात सुनते ही अदिति इंटरनेट पर देखती है और तुरंत कहती है, हाँ पापा, आज अमावस्या है। राहुल अमावस्या की बात सुनकर कहता है, अंकल 3 बज चुके हैं और दूर दूर तक यहाँ कोई जंगल नहीं है। अगर जंगल में हमें पहुंचना है तो हमें यहां से पहुंचने में ही 2 घंटे लगेंगे। राहुल के ये कहते ही अंकल तुरंत कहते हैं, ऐसा है तो तुम्हें जल्दी ही निकलना होगा, अभी निकलो तुम लोग। बस इतना याद रहे कि उस पेड़ के पत्तों पर और शस्त्र की शक्ति पर केवल अदिति का हक है, क्योंकि इस किताब को अदिति ने अपने हाथों की छाप से पाया है। राहुल, तुम्हें केवल उसका रक्षण करना है। याद रहे राहुल, उन पत्तों को पाना आसान काम नहीं है। इस प्रक्रिया में अदिति की जान भी जा सकती है। ये सुनते ही अदिति और राहुल दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। अंकल से यह बात सुनकर राहुल हाँ में गर्दन हिलाता है और अदिति को लेकर तुरंत घर से बाहर निकलने लगता है। घर की दहलीज पर वो अदिति से कहता है, अदिति, अगर उस रॉकी और उसकी गैंग को सबक सिखाना है तो हमें हर हाल में वो शस्त्र पाना होगा। अदिति थोड़ी घबराई हुई है। वो तुरंत कहती है, पापा, क्या हमें आज ही की अमावस्या पर इन पत्तों को पाना होगा? क्या हम 1 महीने का इंतजार करके फिर इन पत्तों के लिए नहीं जा सकते? क्योंकि मुझे ये संभव नहीं लग रहा है। 2 घंटे में उस जंगल में पहुंचना, उस पेड़ को ढूंढना और पत्ते को तोड़ना, क्या इतना सब 2 घंटे में संभव है? अदिति के मुंह से ये सुनते ही अदिति के पिताजी बोलते हैं, देखो बेटा, ये मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। किसी भी बड़े उद्देश्य को टालना नहीं चाहिए। अदिति के पिताजी उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी राहुल का फोन बजता है। वो देखता है कि उसके दोस्त अशोक का फोन है। राहुल जैसे ही फोन उठाता है, सामने से अशोक कहता है, सुन भाई, तू चल रहा है ना ट्रिप पर? अशोक से ये सुनते ही राहुल आश्चर्यचकित होकर पूछता है, ट्रिप? कौन सी ट्रिप की बात कर रहा है भाई? अशोक कहता है, अरे भाई, कॉलेज से सारे स्टूडेंट्स को हिमाचल की ट्रिप पर ले जाया जा रहा है और आज से 10 दिन बाद हम सबको निकलना है। तू और भाभी आ रहे हैं ना? अशोक से ट्रिप वाली बात सुनकर राहुल थोड़ा परेशान हो जाता है और अशोक का फोन काटकर वो अदिति से कहता है, अदिति, हम ज्यादा टाइम नहीं गवा सकते, हमें आज ही ये काम करना होगा, क्योंकि अशोक कह रहा है कि 10 दिन बाद हम सबको ट्रिप पर ले जाया जा रहा है, तो रॉकी और उसकी गैंग भी साथ में चलेगी। अगर हमें उनसे अपना प्रतिशोध पूरा करना है तो ये काम ट्रिप शुरू करने से पहले ही करना होगा। ट्रिप पर वो लोग सब साथ में रहेंगे तो उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। अदिति सोच में पड़ जाती है। तभी अदिति के पिताजी कहते हैं, बेटा, ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ और वो अद्भुत शस्त्र लेकर आओ। अदिति की आंखों के सामने एक पल में उमेश का चेहरा आ जाता है और उसके साथ घटी घटना भी। वो तुरंत घर से बाहर निकलती है राहुल के साथ और निश्चय के साथ अपने पापा से कहती है, पापा, मैं वो शस्त्र लेकर ही आऊंगी। पिताजी उसके सर पर हाथ रखते हैं और राहुल अदिति को बाइक पर बिठाता है और तेजी से घर से निकलता है। जहां एक और अदिति और राहुल उस अद्भुत शस्त्र को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रॉकी अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वहीं अजीत कहता है, वैसे एक बात कहूं रॉकी भाई, अदिति जैसा माल पूरे कॉलेज में नहीं है। उस लाल साड़ी में वो जैसी लग रही थी ना, अभी तक उसका चेहरा मेरी आंखों से गया नहीं है। अजीत से ये बात सुनकर रॉकी कहता है, चलो अच्छा है, अपने दोस्त खुश अपन खुश। वैसे हिमाचल ट्रिप पर जा रहे हैं ना, अगर मौका मिल गया तो एक बार फिर तुम्हें उस अदिति को चखने का मौका मिल जाएगा। रॉकी के ये कहते ही सुधीर कहता है, नहीं रॉकी भाई, अब कैसे करवाएंगे उससे ये सब? रॉकी हंसते हुए कहता है, अरे अपने पास उसका एक वीडियो है, उस वीडियो से डरकर वो कुछ भी करेगी। ए सुहास, दिखा जरा वो वीडियो। तभी सुहास कहता है, हाँ रॉकी भाई, अभी दिखाता हूं। ये कहते हुए सुहास जेब से अपना फोन निकालता है और फोन में वो वीडियो निकालने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद जब उसे वीडियो कहीं नजर नहीं आता, तब रॉकी मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, अबे कितना टाइम लगाएगा? वीडियो दिखाने को बोला है तुझे, बनाने को नहीं।
रॉकी की यह बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन सुहास के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही है। रॉकी उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर अपनी जगह से उठता है और सिगरेट नीचे फेंकते हुए सुहास का फोन उससे छीनते हुए कहता है, क्या हुआ, वीडियो मिल क्यों नहीं रही तुझे? यह सुनते ही सुहास डर के कांपने लगता है। रॉकी भाई, वो मुझे पता नहीं, फोन में वीडियो मतलब नजर नहीं आ रहा है। रॉकी उसकी तरफ घूर के देखता है और फोन में खुद वीडियो चेक करने लगता है, लेकिन रॉकी को भी कहीं वीडियो नजर नहीं आता और वो गुस्से में सुहास की तरफ बढ़ता है और सीधे सुहास के गाल पर एक तमाचा मारता है। सुहास अपने गाल पर हाथ रखता है और तमाचे की आवाज से अजीत और सुधीर अपनी सिगरेट छोड़कर तुरंत खड़े हो जाते हैं। रॉकी गुस्से में सुहास से पूछता है, कहां गया वीडियो, जवाब चाहिए मुझे। सुहास कुछ नहीं कहता और रॉकी गुस्से में कहता है, अबे अगर वो वीडियो नहीं मिला तो वो हमारी बैंड बजा सकती है, उसे सिर्फ उस वीडियो का ही डर था। ये सुनकर तीनों के चेहरे पर डर के भाव उभर आते हैं। जहां एक और रॉकी और उसके दोस्त अभी अभी इस सच से रूबरू हुए हैं कि अदिति का वीडियो अब उनके पास नहीं है, वहीं 2 घंटे के सफर के बाद राहुल और अदिति उस जंगल के बाहर पहुंचते हैं। बाइक पर से उतरते ही अदिति राहुल से कहती है, वैसे थैंक यू, एक दोस्त के तौर पर तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ये सुनते ही राहुल कहता है, अदिति मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ये सुनते ही अदिति कहती है, लेकिन तुम जानते हो ना राहुल, आई लव उमेश। तो फिर राहुल तुरंत अदिति से कहता है, अरे पर मैं कहां कह रहा हूं कि तुम अपनी मोहब्बत को छोड़कर आ जाओ मेरे पास। तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए इतना ही बहुत है। यह सुनकर अदिति बहुत खुश होती है और राहुल से कहती है, वैसे आई एम वेरी लकी जो मुझे तुम जैसा इतना अच्छा दोस्त मिला, लेकिन ये जान देने वाली बात मत कहा करो, कभी किसी दिन सच में जान देनी पड़ी तो। राहुल इसका कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ इतना कहता है, फिलहाल बस इतना ध्यान रखो अदिति कि आज हमें कैसे भी उन पत्तों को पाना है, वही हमारा शस्त्र है, हम हार नहीं सकते। अदिति भी हां में अपनी गर्दन हिलाती है और दोनों उस जंगल में कदम रखते हैं। उनके जंगल में कदम रखते ही उन्हें आसमान में कई सारी चीलें उड़ते हुए नजर आती हैं और चीलों की आवाज से पूरा जंगल गूंजने लगता है। अदिति के चेहरे पर डर के भाव उभर आते हैं। अदिति आसमान में देखती है कि कई सारी चीलें मंडरा रही हैं और उनके चिल्लाने की आवाज से पूरा जंगल गूंजने लगता है। अदिति बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। राहुल उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अदिति भी राहुल का हाथ पकड़कर आगे चलने लगती है। उनके कुछ कदम चलते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और एक जोर का तूफान आता है, एक ऐसा तूफान जिससे आसपास के सारे पेड़ों के पत्ते हिलने लगते हैं। तूफान की आवाज ऐसी कि मानो कोई भी उस आवाज को सुनकर घबरा जाए। डर के मारे अदिति की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन तभी उसे राहुल समझाते हुए कहता है, अदिति हम ठहर नहीं सकते, हमें जल्द से जल्द उस पेड़ को ढूंढना होगा। अदिति कहती है, राहुल इतना बड़ा जंगल है, उस पेड़ को हम कैसे ढूंढेंगे? राहुल अदिति को समझाते हुए कहता है, एक तरीका है, जंगल के लेफ्ट साइड वाले हिस्से में तुम उस पेड़ को ढूंढो और राइट साइड वाले हिस्से में मैं ढूंढता हूं। अदिति थोड़ी घबराई हुई है और उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि इस भयानक तूफान में, इस बड़े से जंगल में वो अकेले नहीं जाना चाहती, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके हां कहती है। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद राहुल कहता है, अदिति के पिताजी का भी कुछ समझ नहीं आता, अब वो विशेष पेड़ की कोई निशानी तो बतानी चाहिए ना, कैसे ढूंढूंगा मैं उसे? यहां तो मुझे सारे पेड़ एक जैसे ही दिख रहे हैं। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और जंगल की दूसरी दिशा में अदिति भी बढ़ती चली जा रही है और अब वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि राहुल उससे काफी दूर निकल चुका है। वो इस तूफान के दौरान इधर उधर देख रही है और खुद से कहती है, कैसे ढूंढूं मैं आखिर उस पेड़ को? एक तो डर लग रहा है और ऊपर से वो राहुल ज्यादा हीरो बन रहा है। क्या जरूरत थी उसे मुझसे दूर जाने की? जब पता है कि मैं डरी हुई हूं तो फिर क्यों मुझे छोड़कर चला गया? अदिति ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर कर देख रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। वो खुद से कहती है, बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे घूर कर देख रहा है? ये कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उसका ध्यान सामने एक पेड़ पर जाता है और वो उस पेड़ को देखकर वहीं रुक जाती है। वो खुद से कहती है, इतने भारी तूफान
तूफान में जहां एक तरफ सारे पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, गिर रहे हैं जमीन पर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पेड़ के पत्ते नहीं गिर रहे और ना ही ये पेड़ हिलता हुआ दिख रहा है? यकीनन यही वो विशेष पेड़ है, लेकिन दिखने में तो सामान्य ही दिखता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने अचानक उस पेड़ पर से एक पत्ता गिरता है। अदिति उस पत्ते को घूर कर देख रही है, लेकिन कुछ पल में कुछ ऐसा घटता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि वो पत्ता एक बड़े से पत्थर पर जाकर गिरा था और उस पत्ते के वजन से वो पत्थर अपने आप जमीन में धंसता जा रहा है। वो तुरंत खुद से कहती है, हो ना हो यही वो पेड़ है, मैं राहुल को बुलाती हूं। वो राहुल को बुलाने के लिए मुड़ती है कि तभी गुस्से में खुद से कहती है, क्यों बुलाऊं मैं उसे? सीधे पत्ता लेकर उससे बाइक पर मिलूंगी, तब समझ आएगा उसे कि मैं कोई डरपोक बिल्ली नहीं हूं। अदिति अपने कदम उस पेड़ की तरफ बढ़ाती है। वो चलते चलते ठीक उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। वो पहले तो पत्तों के अपने आप गिरने की प्रतीक्षा करती है, लेकिन कुछ पल इंतजार करने के बाद जब पत्ते नहीं गिरते तब वो खुद से कहती है, लगता है अपने आप नहीं गिरेंगे ये पत्ते, मुझे हाथ बढ़ाकर एक डाल तोड़नी होगी। वो जैसे ही डाल तोड़ने के लिए ऊपर जंप करती है, वो कुछ महसूस करती है, जिसके बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जैसे ही नीचे देखती है, घबराते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? ये तो दलदल है। अदिति महसूस करती है कि वो जमीन में धंसती चली जा रही है। वो बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और इधर उधर किसी ठोस चीज को पकड़ने के लिए वो अपने हाथ इधर उधर फैलाती है। जब उसे कुछ नजर नहीं आता तो नीचे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अदिति कुछ ही पलों में कमर तक उस दलदल में चली जाती है। वो घबराते हुए जोर से चिल्लाती है, राहुल राहुल। राहुल, जो कि जंगल के किसी दूसरे कोने में था, वो अचानक से अदिति के ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। ये तो अदिति की आवाज है, ऐसे क्यों चिल्लाया उसने? वो ठीक तो है ना? राहुल वहां से उस दिशा में भागना शुरू कर देता है जहां से उसे आवाज आई थी। वो एक ऐसे पॉइंट पर जाकर रुक जाता है जहां से दो रास्ते हैं। वो खुद से कहता है, अब किधर जाऊं समझ नहीं आ रहा है। जहां एक और राहुल रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अदिति लगभग गर्दन तक उस दलदल में धंस गई है और वो एक बार फिर रोते हुए जोर से चिल्लाती है, राहुल प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ। अदिति की रोती हुई आवाज सुनकर राहुल को रास्ता समझ आता है और वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगता है। वो पूरी जान लगाकर भाग रहा है, लेकिन जंगल इतना बड़ा है कि उसके लिए अदिति को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। अदिति देखती है कि वो लगभग मुंह तक उस दलदल में समा चुकी है और सामने मौत देखकर उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। राहुल दौड़ते हुए उस पेड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो अदिति को देख पाता तब तक अदिति दलदल के भीतर चली जाती है। राहुल को अदिति कहीं नजर नहीं आती और वो चारों तरफ देखने लगता है। वो आवाज लगाता है, अदिति अदिति, लेकिन अदिति का कोई जवाब नहीं आता। राहुल की आंख से एक आंसू गिरता है, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि उसने अदिति को खो दिया है, और वो एक आखिरी बार जोर से चिल्लाता है, अदिति। क्या राहुल ने सच में अदिति को खो दिया है, या राहुल बचाएगा अदिति को? क्या अदिति और राहुल उस शस्त्र को आज प्राप्त कर पाएंगे? और कौन है वो आदमी जिसे रॉकी ने पैसे दिए हैं? क्या है उस पेंटिंग का रहस्य जो राहुल ने देखी है अदिति के घर पर? क्या अपने साथ हुए अत्याचार का बदला ले पाएगी अदिति? कौन है वो आदमी जो अमर होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? क्या है अमर होने की कहानी का अदिति के साथ कनेक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून।